हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं हूँ एस आर सेवदा। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमारा अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में एक पार्ट कंप्लीट हो गया था और उसी के आधार पे हमारा जो दूसरा पार्ट है वो आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। अब कल हमने ये देखा था कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, जो देशांतर रेखाएं हैं, उसे ग्लोब पे क्यों खींचा गया, उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सभी के बारे में हमने कल चर्चाएं की थी। उनकी मध्य की दूरी कितनी है, उनके जाल को क्या कहा जाता है और उनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, उनके आधार पे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, उनकी उपयोगिता क्या है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है, उनके बारे में कल हमने डायग्राम के बारे में पूरा समझ लिया था। आज हम उन्हीं को कुछ थ्योरी के साथ में व्याख्या सहित उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में इनका विवरण क्या क्या है। अक्षांश व देशांतर रेखाएं क्या है व उनकी विशेषताएं कौन कौन सी है। अक्षांश व देशांतर रेखाओं की आवश्यकता और उपयोगिता क्या है। अक्षांश व देशांतर रेखाओं की सहायता से पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं, इनके बारे में आज हम थोड़ी व्याख्या सहित इनकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ में हमारा जो टॉपिक है, जो अक्षांश और देशांतर के आधार पे समय ज्ञात करना, वो भी इसी चैप्टर में क्लियर होगा। तो आइए हम देखते हैं आगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। किसी भी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर ही हम किसी देश, राज्य, जिला आदि के बारे में उनका स्थान निर्धारित इन रेखाओं के माध्यम से ही कर सकते हैं। ग्लोब और मानचित्र पर बहुत सी रेखाएं खींची होती है, कुछ रेखाएं खड़ी होती है और कुछ आड़ी होती है। ये रेखाएं एक दूसरे को काटती भी है और ग्लोब पर जाल सा बनाती है। और जो ये रेखाएं जो है ग्लोब पर खड़ी रेखाएं और जो ये आड़ी रेखाएं हैं, ये ग्लोब पर जो जाल सा बनाती है, इसे ग्रिड कहा जाता है। इसे ग्रिड कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात यह है, वास्तव में ये रेखाएं होती कैसी है, काल्पनिक होती है। ये रेखाएं कैसी होती है, काल्पनिक होती है। पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा खींची हुई नहीं होती, यानी कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, जैसे अक्षांश रेखाएं थी 90 डिग्री नॉर्थ तक, 90 डिग्री साउथ तक, कुल 180 थी, और जो देशांतर रेखाएं थी वो 360 थी। तो ये रेखाएं कोई पर्टिकुलर पृथ्वी पर खींची हुई नहीं, बल्कि ये रेखाएं सभी काल्पनिक है। और इन रेखाओं के आधार पर ही किसी महाद्वीप है, देश है, राज्य है, उनकी स्थिति का पता लगाया जाता है। पृथ्वी पर किसी स्थान की ठीक ठीक स्थिति दर्शाने के लिए ये रेखाएं ग्लोब एवं मानचित्र पर खींची गई है। इन रेखाओं की मदद से हम किसी गांव, नगर, देश या किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति को आसानी से जान सकते हैं। रेखाओं के इस जाल को समझने के लिए हमें ग्लोब पर दो बिंदुओं को देखना होगा। एक बिंदु ग्लोब के ठीक ऊपर की ओर होता है, जिसे हम उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री कहते हैं। दूसरा एकदम इसके नीचे की ओर होता है, जिसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये 90 डिग्री नॉर्थ होती है और 90 डिग्री साउथ होती है। क्या? अक्षांश रेखाएं। यदि हम ग्लोब को ध्यान से देखें तो हमें इन दोनों ध्रुवों के बीच की एक वर्त खींचा हुआ दिखाई देता है, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत कहते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वे पूर्ण वर्त होती है और जो देशांतर रेखाएं हैं वो अर्धवर्त होती है। यह वर्त पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। इस वर्त के उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब आइए हम अक्षांश रेखाएं क्या है, फिर इसके बाद हम देशांतर रेखाएं क्या है, इसके बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। अब देखिए, अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर खींचे हुए वर्तों या आड़ी रेखाओं को अक्षांश वर्त अथवा अक्षांश रेखाएं कहते हैं। भूमध्य रेखा के केंद्रीय बिंदु से प्रत्येक अंश पर एक एक वर्त खींचे गए हैं व इनके सामने उत्तरी व दक्षिणी लिखा जाता है, जिसका अर्थ क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश होता है। इसी तरह 90 डिग्री
अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में खींचे गए हैं। कुल इनकी जो संख्या है वह 181 अक्षांशीय वर्त या रेखाएं ग्लोब पर खींची गई है। ग्लोब पर खींचे हुए इन सभी वर्तों को विषुवत वर्त या विषुवत रेखाएं सबसे बड़ा वर्त है। विषुवत रेखाएं सबसे बड़ा वर्त है, बाकी के जो वर्त है वो छोटे हैं। और सबसे छोटा अगर देखा जाए तो 90 डिग्री दूर होते हैं, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे साउथ हो। इन वर्तों को 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय वर्त को करक वर्त या करक रेखा कहते हैं। यह वर्त हमारे देश के गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार इत्यादि राज्यों से होकर गुजरता है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय वर्त, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं, इसकी हम स्थिति अगर मैप में देखना चाहे तो जैसे कि मान लो ये 0 डिग्री है हमारे पास में, ये है भूमध्य रेखा। इसे ऊपर चलते 15, आगे 30, तो ये 23.5 डिग्री मान लीजिए, और ये नीचे 23.5 डिग्री मान लीजिए, सॉरी। अब ये तो है 0 डिग्री विषुवत रेखा, और ये है 23.5 डिग्री करक रेखा, और ये है 23.5 डिग्री मकर रेखा। ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी। ये मैंने कल भी बताया था कि पृथ्वी का जो 23.5 डिग्री झुकाव है उसके लिए 2 तथ्य महत्वपूर्ण है। एक तो ध्रुव तारा और एक सूर्य का विचलन, यानी कि सूर्य जो है कितने डिग्री तक विचलन करता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में। तो जब 23.5 डिग्री उत्तर में करता है तो वो उसे कर्क रेखा नाम दे दिया गया, और दक्षिण में जो करता है उसे मकर रेखा नाम दे दिया गया। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इसी कारण पृथ्वी 23.5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों तक ही सूर्य वर्ष में एक बार सीधा चमकता है। इस अक्षांश से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव सूर्य कभी भी सीधा नहीं चमकता है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य हमेशा तिरछापन रहता है। दोनों ध्रुव पे उत्तरी ध्रुव में 6 महीने का दिन 6 महीने की रात, दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन 6 महीने की रात रहती है। यही कारण है कि कर्क रेखा व मकर रेखा का निर्धारण 23.5 डिग्री पर किया गया है। भूमध्य रेखा के समानांतर खींचे गए वर्तों या आडी रेखाओं को अक्षांश वर्त या अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जिनकी कुल संख्या 180 बताई गई है। यानी कि जो अक्षांश रेखा है वो 90 डिग्री नॉर्थ है, 90 डिग्री साउथ, कुल उनकी संख्या 180 है। अब देखिए अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं क्या क्या है। ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। ये जो रेखाएं हैं वो क्या होती है, पूर्ण वर्त होती है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। विषुवत वर्त के ध्रुवों की ओर बढ़ने पर वर्त छोटे होते जाते हैं, ध्रुव एक बिंदु के रूप में रह जाता है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती, इनकी मध्य की दूरी समान होती है, और इसका विपरीत हो जाएगा देशांतर रेखाओं के मध्य, क्योंकि देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, मध्य की दूरी में चेंजिंग होता रहता है। भूमध्य रेखा से उत्तरी क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये पृथ्वी है, तो इसका डायग्राम भी हमारे पास में, हम आगे इसका डायग्राम देखते हैं। ये रहा, जैसे कि मान लो ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, ये डॉट डॉट वाली जो है वो कर्क रेखा है, और नीचे वाली जो है वो डॉट डॉट है वो मकर रेखा है। इनको 23.5 डिग्री नाम दिया गया है, मकर रेखा और 23.5 डिग्री कर्क रेखा। इसमें क्या होता है, जो सूर्य का जो विचलन है, वह इस रेखा से लेके और इस मकर रेखा तक, यानी कर्क और मकर तक ही वर्ष में एक बार सीधा चमकता है। इससे जैसे ही ऊपर जाएंगे सूर्य हमेशा तिरछा पे ही दिखाई देगा, या इसकी किरणें तिरछी ही पड़ेगी, सीधी नहीं पड़ती है। सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में बढ़ती है। अब हम आगे देखते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, तो ये देखिए आप 90 डिग्री नॉर्थ देखेंगे तो सिर्फ एक बिंदु के रूप में है, और साउथ भी देखेंगे तो एक बिंदु के रूप में है।
और बाकी के जितने भी वर्त हैं इनमें से विषुवत वर्त जो है वो सबसे लंबा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद में बाकी के जितने भी वर्त हैं ये विषुवत जितना कोई लंबा नहीं है। अगर नॉर्थ में जा रहे हैं या साउथ में जा रहे हैं तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो अक्षांशीय वर्त है इनके बीच की दूरी समान रहेगी, लेकिन इनकी लंबाई में क्या होगा, चेंजिंग हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही नॉर्थ या साउथ की ओर चलेंगे तो इनकी जो मध्य की जो लंबाई है वो कम होती जाएगी और आखिर में एक समय ऐसा आएगा जिसमें 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ एक बिंदु के रूप में हमारे सामने आ जाएंगे। और इसमें एक चीज़ हम और देख लेते हैं कि जो विषुवत रेखा है जो सबसे बड़ा वर्त है, तो इसमें क्या है कि ये पूरी पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभक्त कर रहा है। एक तो कर रहा है 0 डिग्री की जो उत्तर वाला हिस्सा है वो तो है उत्तरी गोलार्ध, जितना भी 0 विषुवत रेखा से उत्तर का जो हिस्सा है वो तो है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और जो दक्षिण में 0 डिग्री की हिस्सा है ये है दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि दो भागों में विभक्त, यानी पूरी पृथ्वी को दो भागों में यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभक्त करने वाली कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा। इसी के आधार पर हम देखेंगे कि जो ग्रीनविच रेखा आएगी वो भी पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों में विभक्त करेगी, लेकिन वो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में करेगी। उसका अध्ययन हम आगे करेंगे। अब हम देखते हैं देशांतर रेखाएं, ये वास्तव में है क्या, इनका अध्ययन करते हैं। किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाने के लिए हमें अक्षांशीय वर्तों की अलावा कुछ खड़ी रेखाओं का भी सहारा लेना पड़ता है। ये रेखाएं ग्लोब या मानचित्र पर उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ती है। उत्तर से दक्षिण की ओर खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। ग्लोब पर ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर अर्धवृत्त बनाती है, यानी कि पूर्ण वर्त तो कौन सी बनाती है, अक्षांश रेखाएं, और ये कैसे बनाती है, अर्धवृत्त बनाती है। जबकि मानचित्र में उत्तर से दक्षिण में सीधी खींची होती है, यानी कि जो देशांतर रेखा है वो एकदम उत्तर से उत्तरी पोल को साउथ पोल से एकदम सीधी खींची हुई होती है, लेकिन इनकी जो मध्य की जो दूरी है वो विचलित हो जाती है, बल्कि लंबाई इनकी क्या रहती है, समान रहती है। अब हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जो यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है और यहाँ पे जो साउथ पोल है, अब जो ये रेखाएं एकदम सीधी खींची हुई, ये हमें झुकी हुई तो इसलिए लग रही है क्योंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए हमें कुछ टेढ़ी दिखाई देगी, लेकिन ये एकदम सीधी है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि हमारे सामने जो मुख्य मध्याह्न रेखा 0 डिग्री ग्रीनविच सामने हमें दिखाई दे रही है, तो ये एकदम सीधी दिखाई दे रही है हमें। इसी प्रकार सभी जो रेखा है वो सीधी है, क्योंकि लेकिन ये पृथ्वी गोल होने के कारण हमें तिरछी दिखाई दे रही है। मुख्य अक्षांश रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा की तरह देशांतर रेखा में भी एक रेखा को प्रधान रेखा माना गया, और ये जो रेखा है वह लंदन के पास यानी इंग्लैंड में लंदन के पास ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। इसे ही 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। अन्य देशांतर रेखाएं प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व और पश्चिम में खींचे गए हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा पृथ्वी को पूर्व और पश्चिमी गोलार्धों में बांटती है, यानी कि मैंने बताया था आपकी जो पूर्व मध्याह्न रेखा है जो 0 डिग्री है वो पूरी पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में क्या करती है, विभक्त करती है। प्रधान मध्याह्न रेखा के दोनों ओर 1 डिग्री के अंतराल पर कुल 180 देशांतर रेखाएं हैं। किसी भी प्रकार के भ्रम से बचने के लिए पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध की देशांतर रेखाओं के साथ पूर्व व पश्चिमी शब्द लिख दिया जाता है, जिसका अर्थ पूर्व से क्रम पूर्वी और पश्चिमी होता है। क्या अब आप ये बता सकते हैं कि भारत किस गोलार्ध में, इसका अध्ययन हम आगे देखेंगे, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो आप हमारे सामने 180 डिग्री जो देशांतर है वो एक हिस्सा है पूर्वी देशांतर या पश्चिमी, आप कोई सा भी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कि जो ये ग्लोब है हमारे पास में, तो इसके आधार पे क्या है कि जो 180 का जो हिस्सा दिखाएगा वो दिखाए, जैसे मान लो कि ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री, इससे 180 डिग्री देशांतर की बात की गई है।
तो हम 180 डिग्री देशांतर की बात चाहे तो हम पूर्व में कर सकते हैं, चाहे पश्चिम में कर सकते हैं। कुल इधर भी 180 है और इधर भी 180 है, कुल टोटल हो जाएंगे 360। ठीक है। ग्लोब या विश्व में मानचित्र को देखकर यह पता करिए कि भारत विषुवत रेखा से किस गोलार्ध में स्थित है तथा प्रधान मध्याह्न रेखा से किस गोलार्ध में स्थित है। ये मैंने आपको पहले बताया भी था कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा से जितने भी देश उत्तर में है तो वो आ जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में, और 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से जितने भी देश पूर्व में है वो पूर्वी गोलार्ध में, जो पश्चिम में वो पश्चिमी गोलार्ध में आ जाएंगे। अब ये कर रहा है भारत की बात, तो हम आगे एक मैप आएगा उसमें हम इसका पूरा विस्तृत करेंगे कि भारत कौन से गोलार्ध में आ रहा है। अब देशांतर रेखाओं की विशेषताएं क्या क्या है। ये देशांतर रेखाएं अर्धवर्त होती है। कैसी होती है ये देशांतर रेखाएं? अर्धवर्त होती है। इनकी लंबाई समान रहती है, लेकिन मध्य की जो 2 रेखाओं के बीच की दूरी है उसमें चेंजिंग हो जाएगा। दूसरे विषुवत वर्त पर इनके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। ये रेखाएं प्रधान मध्याह्न रेखा के दोनों ओर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची हुई होती है, जिनकी कुल संख्या 360 होती है। पृथ्वी पर किसी स्थान की ठीक ठीक स्थिति दर्शाने के लिए अक्षांश व देशांतर रेखाओं ग्लोब व मानचित्र पर खींची गई है। इनकी सहायता से हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति को जान सकते हैं। लेकिन जितनी भी अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची हुई है, जैसे कि मान लो देशांतर रेखाएं 360 है, अक्षांश 180 है, ये सभी रेखाएं क्या है? काल्पनिक है। अब इसमें आ रहा है कि जो 3 नंबर बिंदु आया अपने सामने कि विषुवत रेखा के इनके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। किस पे होती है? विषुवत रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा पे। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी में कमी आ जाती है। जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे मान लो ये ग्लोब है, ये विषुवत रेखा सबसे लंबी है, ठीक है, ये ध्रुव नॉर्थ है, ये साउथ है। अब इनके बीच में क्या है कि जैसे कि मान लो हमने ये देशांतर रेखाएं हमने बनाई है, ठीक है। अब इनकी जो सर्वाधिक दूरी है वो तो रहेगी 0 डिग्री भूमध्य रेखा पे, और जैसे ही हम चाहे नॉर्थ में चले चाहे साउथ में चले, इनकी जो मध्य की ये दूरी है वो कम होती जाएगी, और आखिर में एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों पोल पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे एक बिंदु के रूप में मिल जाएगी सभी। अब हम देखते हैं इस ग्लोब के आधार पे कि जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है इससे 180 तो है पूर्व में और 180 है पश्चिम में, कुल टोटल हो गई 360। एक 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, ठीक है। लेकिन जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है तो इधर पश्चिम की 180 और पूर्व की जो 180 है ये रेखा एक ही है। ये रेखा क्या है? जो कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा के विपरीत है, यानी उसकी दूसरी साइड है। अब हम देखते हैं जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है ये पूरे विश्व को 2 भागों में बांट रही है। किस किस में? ये तो है पूर्वी गोलार्ध, और ये है पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। यानी कि जो पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में भागों में कौन डिवाइड कर रही है? मध्याह्न रेखा। कौन सी? 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। जबकि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभक्त कौन सी रेखा कर रही थी? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अब देखिए दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है। दोनों जितनी भी जो अक्षांश रेखाएं हैं, सॉरी देशांतर रेखाएं हैं, वो दोनों पोलों पे जाके मिल रही है, यानी एक बिंदु के रूप में जाके मिल रही है। और जबकि मैंने बताया था कि 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ जो अक्षांश रेखा है वो भी एक ध्रुव वर्त के रूप में न होकर एक बिंदु के रूप में है। अब देखिए अब ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। जितनी भी ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल है, ये अक्षांश रेखाएं और ये देशांतर रेखाएं,
इनका जो जाल है इसे ग्रिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है, इसे ग्रिड कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इन रेखाओं के आधार पर समय की गणना कैसे करते हैं। तो देशांतर रेखाओं से समय की गणना, देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। इसीलिए विश्व के सभी देशों के सर्वसम्मति से तय किया गया है कि लंदन के पास जो ग्रीनविच वेधशाला है, कौन सी वेधशाला है? जो ग्रीनविच वेधशाला है, वहाँ से गुजरने वाले देशांतर रेखा की गणना शुरू की जानी चाहिए। यानी कि जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा थी वही उसी से समय की गणना और देशांतरों की गणना की जानी चाहिए। और इस रेखा को प्रधान रेखा नाम दे दिया गया और इसे 0 डिग्री मान लिया गया। अब देखिए, ये हमारे सामने जो ग्लोब की आकृति है, इसमें हम देखते हैं कि जो ये जो रेखा है ये तो है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, और ये जो रेखा है वो है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इन दोनों का जो मिलान है वो अंध महासागर या अटलांटिक महासागर अफ्रीका के गिनी देश के पास में ये एक दूसरे को काटती है या मिलान होता है। अब जितनी भी ये रेखाएं वो तो है देशांतर रेखाएं, ये तो है देशांतर रेखाएं, और ये जो रेखाएं वो है अक्षांश रेखाएं। अब देखिए, याम्योत्तर, देशांतर और अक्षांश रेखाएं मिलकर एक ग्रिड का निर्माण करती है। यानी कि जो इनका जो जाल है उसे क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है, इसे ग्रिड कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं समानांतर होती है, यानी कि इनके बीच की दूरी समान रहती है या अलग अलग लंबाई की होती है। लंबाई कैसी होती है? अलग अलग होती है। देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है या समानांतर, लेकिन ये समानांतर नहीं होती, यानी कि एक दूसरे के समानांतर नहीं चलती है, बल्कि नॉर्थ और साउथ पोल पे एक जगह मिल जाती है। जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो किन्हीं दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कम हो जाती है। यानी दो जो देशांतर रेखा है उनके मध्य की दूरी क्या हो जाती है? कम होती जाती है। 0 डिग्री जो इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है उसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये देशांतर को ग्रीनविच मेन टाइम या प्राइम मेरिडियन या GMT से मान लिया जाता है या माना जाता है। इस रेखा से पूर्व में स्थित सभी 180 देशांतर को पूर्वी देशांतर, यानी जितने भी पूर्व में 180 देशांतर उसे पूर्वी देशांतर, और जो पश्चिम है उसे पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। सामान्यतः पूर्वी देशांतर को ईस्ट के E और पश्चिमी देशांतर वेस्ट के W द्वारा निर्देशित किया जाता है। दोनों देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है, अर्थात पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। 15 डिग्री घूमने पर पृथ्वी 1 घंटे का समय लेती है। अब ये समय जो निकालते हैं वो हम आगे हमारे पास में डायग्राम दिया है उसमें अध्ययन करेंगे, लेकिन फिर भी हम कुछ इसका पार्ट देख लेते हैं। क्योंकि पृथ्वी 360 डिग्री में विभक्त है। अब 360 डिग्री पूरी पृथ्वी को घूमने में घंटे लगते हैं 24। तो इसको हम इसमें डिवाइडिंग करेंगे तो 15 डिग्री हमारे पास आ जाएगी, यानी 1 घंटे बराबर 15 डिग्री। यानी कि 1 घंटे में जो है पृथ्वी 15 डिग्री क्रॉस करती है, तो 24 घंटे में करेगी 360 डिग्री। अब 1 घंटे में जब 15 डिग्री क्रॉस कर रही है, 1 घंटे में जब 15 डिग्री क्रॉस कर रही है, या तो हम इसे 1 घंटा बोल दें या इसे हम 60 मिनट बोल दें, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 15 डिग्री क्रॉस होती है। तो इसे हम देखेंगे कि 60 मिनट में 15 डिग्री क्रॉस हो रही है, तो इसका हम इसमें भाग देंगे 60 के अंदर 15 का, तो हमारे पास 4 मिनट आएगी। तो यानी कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का समय आएगा हमारे पास में। तो यानी कि पूरी पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, और 15 डिग्री देशांतर घूमने में लगता है 1 घंटा, और 360 डिग्री देशांतर घूमने में लगते हैं पूरे 24 घंटे।
ठीक है, आगे देखते हैं। प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण तक फैली है 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का दर्जा 1884 में वाशिंगटन में हुए एक समझौते में लिया गया। यानी कि जो समय मानक या तिथि मानक, अंतर्राष्ट्रीय तिथि मानक रेखा जिसे हम कहते हैं, वो 180 डिग्री है, जिसका निर्धारण जो है 1884 में वाशिंगटन शहर में एक समझौता हुआ था। उसी के आधार पर इसे समय मानक रेखा माना गया है। ये रेखा सीधी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रशांत महासागर में कई देश हैं और कई द्वीपीय देश हैं, कई जिसके 180 डिग्री मध्य से गुजरती है। अगर इसको विचलित नहीं किया जाएगा तो उन द्वीपों के, उन देशों के जो समय है वो अलग अलग हो जाएंगे। तो उन देशों के या उन द्वीपों के समय एक रखने के लिए 180 डिग्री देशांतर को अपने निश्चित पथ से कुछ मोड़ा गया है। क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी देशों में एक समान समय बनाए रखने के लिए इस रेखा को कई स्थानों पर पूर्व में तो कई स्थानों पर पश्चिम में झुकाया गया है, और ये कुल टोटल 8 बार इसको अपने निश्चित स्थान से विचलित किया गया है। किसको? 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को अपने निश्चित पथ से 8 बार विचलित किया गया है। ये जैसा ज़्यादा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है। देशांतर रेखाएं उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर एक बिंदु पर मिल जाती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। यानी कि ये बात क्या कर रहे, देखो ये लाइन क्या कह रही है, ध्रुवों से, ये जो गोला है ये ध्रुव है, इससे विषुवत रेखा की बात कर रहा है। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे, ध्रुव से विषुवत रेखा की आएंगे तो इनके मध्य की जो दूरी बढ़ेगी, क्योंकि 0 डिग्री विषुवत रेखा भी नीचे है। ठीक है, अगर हम विषुवत रेखा से अगर ध्रुव की ओर जाते हैं तो मध्य की दूरी क्या होगी, घटेगी। विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर है। ये जो दूरी हमने कल इसका प्रोसेस देखा था कि ये दूरी कैसे निकाली गई है, 111.32 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, किधर? पश्चिम से पूर्व की ओर। कभी कभी वो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पृथ्वी का जो घूर्णन है वो किधर, किस दिशा में होता है, तो ये हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। यानी कि जो अपनी घड़ी की सुई है उसके विपरीत होती है, घूमती है। अतः ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है और पश्चिम के स्थानों का समय क्या होता है, पीछे होता है। किससे होता है? ग्रीनविच से। जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, इसका समय तो क्या होता है, आगे, और इसका समय क्या होता है, पीछे। क्योंकि जो 180 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ पे है, तो यहाँ पे पहले सूर्य उदय होगा, तो इधर जैसे कि मान लो 7 तारीख है तो इधर 8 तारीख रहेगी। अगर यहाँ पे अगर 8 तारीख हो जाएगी तो यहाँ पे 9 तारीख की सूर्य उदय हो जाएगा, और यहाँ पे 8 तारीख की रात रहेगी। तो इधर से बढ़ेगा, तो जब तक यहाँ पे दिन नहीं होगा तब तक यहाँ पे भी कौन सी तारीख रहेगी, 7 ही रहेगी, ना कि ये 8 आ जाएगी। जब इसमें 8 आ जाएगी और यहाँ पे रात हो जाएगी, और जब इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ तक तो पूरे में 7 तारीख रहेगी, लेकिन यहाँ 8 तारीख रहेगी, लेकिन आगे इसमें 9 तारीख हो जाएगी, अगला दिन आ जाएगा। तो ये जो 180 डिग्री देशांतर है, इसको पार करने पर नए दिन की शुरुआत होती है, तो ये टाइम पीछे रहता है और ये टाइम हमेशा आगे हो जाता है। ये जो अब इसमें क्या है कि जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, इससे जो पूर्व का टाइम है वो तो रहेगा पहले, और जो पश्चिम का टाइम वो हो जाएगा क्या, बाद में। अब देखिए आगे बता रखा है कि पूर्व से पश्चिम आने पर समय में कमी होती है, और पश्चिम से पूर्व आने पर क्या होती है, समय में बढ़ोतरी होती है। अब देखिए वो कैसे होती है, मैंने अभी आपको बताया था ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री इधर है, ये 180 डिग्री इधर है। जैसे मान लो कि दोनों सीमाएं एक ही गोल नहीं, मैंने अभी चौकोर बना दी इसको, ये 80 डिग्री है। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया इसे। ठीक है,
अब ये 0 डिग्री, इसके ये तो है पूर्व में और ये पश्चिम में, ठीक है। अब ये बात कर रहा है किसकी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। जो ये दोनों लाइनें हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, और ये दोनों लाइन है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात कर रही है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे पूर्व में, ये पूर्व है और यहाँ पर क्या रहेगा, पश्चिम रहेगा, ठीक है। ये कौन सा पश्चिम, कौन सा रहेगा, ये पश्चिम रहेगा, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर आने पर समय में कमी होगी। कमी क्यों होगी, जैसे कि मान लो सूर्य यहाँ पे आ गया अभी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो 7 तारीख का दिन है, यहाँ पे 7 तारीख है तो यहाँ पे 6 तारीख ही रहेगी, क्योंकि जब सूर्य पूरा चक्कर पूरा क्लियर करेगा जब यहाँ पे 7 तारीख होगी, क्योंकि अभी यहाँ पे रात है। तो अब क्या होगा कि जब सूर्य पूरा चक्कर करके यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पे 7 तारीख हो गई, ठीक है। अब इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करते ही यहाँ पे अगली तारीख हो जाएगी 8, लेकिन यहाँ पर 7 ही रहेगी। तो ये समय क्या रहेगा, समय में कमी रहेगी। क्यों, अगर हम इसको ऐसे क्रॉस करेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर तो हमें 7 तारीख मिलेगी, ना कि 8 तारीख। और इस 7 तारीख से हम अगर 180 डिग्री तिथि रेखा पार करते हैं तो हमें कौन सी तारीख मिल जाएगी, 7 से 8 तारीख मिल जाएगी। तो इसीलिए पूर्व से पश्चिम की ओर चलने पर समय में कमी होगी और पश्चिम से पूर्व की ओर आने में समय में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है, इसीलिए पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट में घूम जाती है। इस पर डिग्री नहीं लिखा हुआ तो मिस्टेक हो गई प्रिंटिंग में, तो ध्यान रखना कि 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है 24 घंटे में और 1 डिग्री देशांतर घूमती 4 मिनट में, जो हमने इसकी कैलकुलेशन पहले कर ली है। प्रत्येक देश की एक केंद्रीय देशांतर रेखा पर समय को ही संपूर्ण देश का मानक समय माना गया है। जैसा कि भारत का जो समय जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसी के आधार पर हम देखते हैं कि भारत का जो समय मानक है वो 82.5 डिग्री देशांतर रेखाओं को माना गया है, यानी इसकी मध्यंतर रेखाओं को माना गया है। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि पूरी पृथ्वी को 360 डिग्री देशांतर पार करने में टाइम लग रहा था 24 घंटे, तो 1 घंटे में पार कर रही थी ये कितने, 15 डिग्री देशांतर, और 4 मिनट में पार कर रही थी 1 डिग्री देशांतर को, ठीक है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ उसमें एक निर्णय लिया गया कि देशों का जो समय है, जैसे कि मान लो पूरे भारत देश का समय सेम रहेगा, चीन का है अलग रहेगा, रूस का है अलग रहेगा, या हम किसी भी देश के बारे अमेरिका का है वो अलग रहेगा। क्यों अलग रहेगा, उनकी जो मध्याह्न रेखा है उसको एक निश्चित रेखा को माना गया है, और कई देश अगर चौड़ाई में ज़्यादा है तो उनके एक से अधिक भी मानक समय हो सकते हैं। तो भारत में माना गया है कि 82.5 डिग्री को क्यों माना गया है, 82 भी तो मान सकते थे, 80 भी मान सकते थे, 81 भी मान सकते थे, ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि इसका भी एक रूल है। रूल ऐसे है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कहा कि जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, इससे पूर्व चलो चाहे पश्चिम चलो, जहाँ पर भी जैसे कि मान लो 15 डिग्री आ रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 30 डिग्री आ रहा है, फिर यहाँ पे 45 डिग्री आ रहा है, ये जहाँ से भी ये रेखाएं गुजर रही है उन देशों जितने और जिन देशों से गुजर रही है और इन रेखाओं पे कोई से भी देश आ रहे हैं तो उनका समय माना करेगा इन रेखाओं के आधार पे होगा। और इधर चलते इधर भी वही 15, 30, 45, 60, 75 या 90, इससे ज़्यादा आगे और चलते रहेंगे। तो लेकिन समस्या एक ये आ गई कि जैसे कि मान लो कि 15 डिग्री है, 30 है, 45 है, 60 है, 75 है, 90 है, तो कई देशों का विस्तार कम होने के कारण वो इन दोनों रेखाओं के मध्य में आ रहे हैं, इन किसी भी रेखा के ऊपर नहीं आ रहे, या कोई भी रेखा इनके अंदर से नहीं गुजर रही। तो समस्या ये आएगी इन देशों का जो समय है वो किसके आधार पर तय किया जाए, या मानक क्या माना जाए उनका। तो पहले तो उन्होंने 15-15 पे डिवाइडेशन कर दिया, भाई जिस क्षेत्र देश का जो विस्तार बड़ा है तो उसका तो इनमें से किसी एक रेखा के वे आ जाएगा तो वो समय मानक हो जाएगा। जैसे कि मान लो रूस है अपने, तो चौड़ा ज़्यादा है, यानी सर्वाधिक देशांतर में फैला हुआ है, तो इसकी चौड़ाई से मान लो स्थिति ये आ गई तो उनके समय मानक 1 से अधिक मानने पड़ेंगे। और अपने जो भारत देश है, जैसे कि मान लो हम इन रेखाओं को अगर एक बार ऐसे देखते हैं कि 0 डिग्री है,
फिर 15 है, 30 है, 45 है, 60 है, 75 है और 90 है और इधर 105 है। ये आ गई 105, ठीक है। ये आ गई कितनी 90 और ये आ गई कितनी 75, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि जितनी भी रेखाएं गुजर रही है उनका समय मानक रेखाएं ये दे दो। लेकिन जो अपने भारत देश है, या हम श्रीलंका को मान लेते हैं, या बांग्लादेश को मान लेते हैं, भूटान को मान लेते हैं, नेपाल को मान लेते हैं, पड़ोसी देशों को मान लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो विस्तार है वो तो इन रेखाओं के मध्य में आ रहा है, कोई भी रेखा इनके मध्य में से नहीं गुजर रही। जैसे कि भारत में तो फिर भी गुजर रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हमारा जो मध्य में से नहीं गुजर रही वो पूर्व में बहुत ज़्यादा चली गई। तो इस समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसमें ये कहा गया कि कोई भी देश अगर इन 15-15 डिग्री देशांतरों के मध्य में आ रहा है, या ये जो रेखाएं इसमें से नहीं गुजर रही, तो एक काम किया जाए कि जो हम 15 का अंतराल रख रहे हैं उसका आधा कर दिया जाए जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े। तो उसमें क्या कर दिया गया, जैसे कि मान लो 75 और 90 के बीच में भारत आ रहा है, तो इनकी मध्याह्न रेखा मानने के लिए इसमें 7.5 इंक्लूड कर दी गई। तो 75 में जब 7.5 जोड़ते हैं तो कितने हो जाएंगे 82.82। इसके आधार पर भारत की जो समय मानक रेखा है वो 82.82 मानी गई है। क्यों? क्योंकि 75 के बाद 90 आता है, 90 में से पूर्व की ओर चला जाएगा, मध्य में से नहीं गुजरेगी। और हालांकि वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि मध्य में से गुजरे, लेकिन राजस्थान जो भारत है उसका थोड़ा विस्तार ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा कि फिर हमारे 2 मानक समय में मानने पड़ेंगे। तो इस समस्या से समाधान के लिए उन्होंने कहा कि जो भी देश इन देशांतर रेखाओं के मध्य में आ रहा है या ये नहीं गुजर रही है, तो उनका आधा कर दिया जाए, यानी 7.5 कर दो, यानी उसमें 7.5 इंक्लूड करते जाओ। जैसे 15-15 कर रहे हैं और कहीं पर ज़रूरत पड़े तो उसमें 7.5 कर लो, और फिर आगे वापस 7.5 कर लो, तो 15-15 का वापस गैप आ जाएगा। तो 7.5 इंक्लूड करने पे क्या हुआ इनके अंदर कि इनकी जो समय मानक रेखाएं थी वो निर्धारित होने लग गई, या उसी के आधार पर इनकी समय मानक रेखा निर्धारित की गई। भारत में 82.82 डिग्री देशांतर रेखा को यहाँ की मानक या मध्याह्न रेखाएं माना गया है। हमारे देश का मानक समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे। अब हमारा जो ग्रीनविच रेखा है 5.5 घंटे आगे क्यों है? क्योंकि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में समय लग रहा है 4 मिनट, ठीक है। क्योंकि भारत ग्रीनविच रेखा से 82.82 डिग्री या 82.82 डिग्री आगे है, तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। तो 82.82 डिग्री देशांतर को पार करने में लगेंगे 330 मिनट या 5 घंटे 30 मिनट। यानी कि जो भारत देश, जैसे कि मान लो भारत तो यहाँ पे रह गया और ग्रीनविच रेखा यहाँ पे, इनके बीच की जो रेखा है वो कितनी आ रही है 82.82 आ रही है। तो हमारी तो जैसे मान लो दिन हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी तक रात है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी आ रही है 330 मिनट आ रही है। तो यानी लगभग कितने 5 घंटे और 30 मिनट, यानी कि हम ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम देखते हैं कि 12 बजे, तो यहाँ पे ग्रीनविच रेखा पे 12 बजे हैं, तो हमारे कितने हो जाएंगे 5.5, हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 5.5 समय हो जाएगा शाम का। अगर यहाँ पर दिन दोपहर के 12 बज रहे हैं तो हमारे शाम के 5.5 हो जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या है कि अब हम इधर से अगर हमारे 82.82 डिग्री जो रेखा है, जो 0 डिग्री है, ये 82.82 डिग्री है, और इधर से अगर हम यहाँ पे चलते हैं 180 डिग्री है। अगर यहाँ से हमारे से भी अगर कोई देश इधर है तो हमारे से भी समय में आगे है, क्योंकि हम इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। तो ग्रीनविच रेखा से तो हम क्या है आगे, और 180 डिग्री देशांतर जैसे मान लो यहाँ पे कोई रेखाएं हैं तो इससे क्या है हम पीछे। आगे बात समझ में? तो अब देखते हैं आगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक है, इसलिए वहाँ सुविधा के लिए एक से अधिक मानक समय मान लिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे ये रूप नहीं है, रूस है। रूस में 11 मानक समय है, यानी कि जो रूस है उसका सर्वाधिक देशांतरीय विस्तार वाला देश है, और सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश भी वही है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि सर्वाधिक 15-15 डिग्री के जो अंतराल वाले जो
देशांतर थे वो सर्वाधिक वहाँ से गुजरते हैं। तो वहाँ पे जो मानक समय है वो 11 रेखाओं को माना गया है। कितना माना गया है? 11 माना गया है। रूस में 11 टाइम जोन है। सोवियत संघ टूटने के बाद 1992 में ये समय जोन तय किए गए थे। इस तरह रूस में एक ही समय में 10 घंटे का फ़र्क भी होता है, यानी कि रूस में एक ही समय में पूरे देश में अगर पूर्वी पश्चिमी किनारे पर देखा जाए 10 घंटे का फ़र्क भी होता है। बर्फीले देश अंटार्कटिका की विशालता के कारण यहाँ 10 समय जोन है, यानी कि जो 10 घंटे का फ़र्क आ रहा है किसमें? रूस के अंदर। तो समय जोन है वहाँ पे कितने माने गए? 10, क्योंकि 11 तो कब थे? जब सोवियत संघ टूटने के बाद 10 हुए। पहले कितने थे? 11 थे। अब कितने समय जोन है यहाँ पे? 10 समय जोन है। आगे हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि 360 डिग्री को पार करने में 24 मिनट लगते हैं, तो 15 डिग्री पार करने में लगेंगे इसको 1 घंटा या 60 मिनट। 60 मिनट में 15 डिग्री देशांतर पार करेगी, तो 4 मिनट में एक देशांतर को पार करेगी, या एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, आज की क्लास में हमने देखा कि अक्षांश और देशांतरी स्थिति की कुछ व्याख्या, क्योंकि कल हमने मैप वगैरह में देखा था, आज उसकी कुछ व्याख्या देखी है हमने, और उसी के आधार पर किसी भी देश हो, किसी भी राज्य हो, राजस्थान है, भारत है, इनकी जो अक्षांश देशांतरी विस्तार है, इसके आधार पर उनके समय जोन हमने देखा कि समय कैसे निकाला जाता है, 82.5 डिग्री मानक रेखाएं क्यों मानी गई है, इन सभी की हमारी चर्चा हो गई है। अब हम आगे जो नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी वो पहले राजस्थान ज्योग्राफी की रहेगी, उसके कुछ पार्ट का हम कल अध्ययन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।